Hello everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं जो आपके यूपी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं इनको। तो यहाँ पे हम हिंदी के सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके 2011 से लेकर 2022 तक का जो आपका री एग्ज़ाम हुआ था उनको मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करा रही हूँ। तो आप इन सभी को अच्छे से समझ के चलिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं इनका एनालिसिस यहाँ पे करा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस पेपर की जो कि आपका हिंदी का पेपर है। और हिंदी के पेपर की हम बात करें तो यह पेपर आपका 15 अक्टूबर 2017 का पेपर है। 15 अक्टूबर 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो आप इसको अच्छे से लगाइए और समझिए। यहाँ पे जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं यह एग्ज़ाम में इनका 40% रिपीट होके आता है। तो आपको सभी इनको लगा लेना है, सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगा लेना है और आपको अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। ठीक, आपको बस यही करना है कि सबसे पहले आप इन प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगा लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके के बनते हैं और आपको आपकी जो समझ है वह बेहतर हो जाएगी। उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को करेंगे तो आपको यहाँ से यह पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और आपको कितना आता है और आपको कितना और पढ़ना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह पेपर आपका 2017 में हुआ था। यह पेपर आपका 2017 में हुआ था, इसको समझते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 आता है। यहाँ पे आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। मौखिक अभिव्यक्ति का आपको यहाँ पे रूप बताना है। तो मौखिक अभिव्यक्ति का कौन सा रूप हो जाता है? तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी होती है आपकी, सुलेख होता है, शुद्धलेख होता है या आशुभाषण होता है। मौखिक अभिव्यक्ति का रूप बताना है तो यहाँ पे मौखिक का मतलब होता है हम मुख से बोल करके अभिव्यक्त करते हैं चीज़ों को, यानी कि हम लेक्चर देते हैं, यह चीज़ आपकी मौखिक अभिव्यक्ति कहलाती है। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? तो इसी चीज़ को हम आशुभाषण कहते हैं। क्या कहते हैं? आशुभाषण कहते हैं। भाषण का मतलब होता है लेक्चर देना। तो इसको हम लेक्चर किस तरीके से देते हैं? अपने मुख के माध्यम से मौखिक रूप से अभिव्यक्त करके हम लेक्चर देते हैं। तो यह बात ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे मौखिक अभिव्यक्ति हो जाती है। शुद्ध वर्तनी यह नहीं होती। सुलेख की बात करते हैं। सुलेख का मतलब होता है सुंदर लेख। क्या होता है? सुंदर लेख होता है। यह आपकी मौखिक अभिव्यक्ति नहीं होती। और हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपका शुद्ध लेख होता है यह क्या होता है? इसे हम सुनकर लिखते हैं। ठीक, सुनकर लिखते हैं। सुनकर लिखना आपका यहाँ पे श्रुत लेख हो जाता है। जो आपका आशुभाषण होता है यह आपकी मौखिक अभिव्यक्ति कहलाती है। आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है, आपको बताना है हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। हिंदी भाषा की जो बोली हैं वह आपको बतानी है कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 आता है 15 बोली हैं। ऑप्शन 2 में दे रखा है कि 25 बोली हैं। ऑप्शन 3 में 18 और ऑप्शन 4 में आपका 22। तो आपको बताना है यहाँ पे कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियाँ बोली जाती हैं। तो इसका सही आंसर है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 कि हिंदी भाषा में आपकी कुल कितनी बोलियाँ हैं? तो कुल 18 बोलियाँ हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है, कई बार पूछा जा चुका है। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो आपका 2022 में जो आपका री एग्ज़ाम हुआ था आपका यूपी टेट का री एग्ज़ाम हुआ था, उसमें यहाँ से यह पेपर आपका पेपर 1 है। ठीक, पेपर 1 है आपका यूपी टेट का, 1 से 5 तक के बच्चों के लिए होता है। और यहाँ पे मैं बात करूँ जो आपका री एग्ज़ाम है 2022 में हुआ था, 2021 वाले यूपी टेट का, तो यहाँ पे आपके
81 से लेकर आपके 82 क्वेश्चन आपके रिपीट होके आए थे, तो आप समझ सकते हैं इन प्रीवियस ईयर पेपर्स को कि यह आपके एग्जाम की दृष्टि से कितनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है, आपको अच्छे से अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगा लेना है और आपको अपनी तैयारी को और ही बेहतर बना लेना है। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3 कि जो हिंदी भाषा में बोलियां होती हैं वह आपकी 18 बोलियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका कि भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है तो कौन सी हो जाती है? कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप होती है, या सरस्वती माधुरी होती है, कल्पना ज्ञानोदय होती है, या फिर नवनीत कादम्बिनी होती है। तो भारतेंदु युग में निकलने वाली जो पत्रिका का युग्म है वह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होता है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है कि जो आपकी कवि वचन सुधा है हिंदी प्रदीप है, यह आपकी यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 1 कि जो आपकी भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका होती है कौन सी है? तो यह आपकी यहाँ पे कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप हो जाती है। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और इसकी मैं यहाँ पे बात करूँ कि जो आपकी कवि वचन सुधा है इसके प्रकाशन वर्ष की मैं यहाँ पे बात करूँ तो 1868 में यह क्या हुई थी? प्रकाशित हुई थी। जो किसने प्रकाशित की थी? तो यह आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रकाशित की थी। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यह प्रकाशित की थी। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और कब प्रकाशित हुई थी? तो 1868 में। कौन सी थी? कवि वचन सुधा, जो कि आपकी हिंदी प्रदीप है। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा 1868 में प्रकाशित की गई थी। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है कि तद्भव पत्रिका के संपादक हैं। तद्भव पत्रिका के संपादक बताने हैं तो लीलाधर जगूड़ी हैं, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हैं, या फिर आपके हरिप्रकाश उपाध्याय हैं, या फिर अखिलेश हैं। तो तद्भव पत्रिका के आपको यहाँ पे संपादक बताने हैं। तो तद्भव पत्रिका की मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसके संपादक आपके अखिलेश हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? अखिलेश हो जाते हैं। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। यह जो आपकी जो पत्रिका है यह कहाँ से प्रकाशित की गई थी? तो यह आपकी लखनऊ से प्रकाशित की गई थी। कहाँ से? लखनऊ से यह प्रकाशित की गई थी। जो आपकी कौन सी पत्रिका? तद्भव पत्रिका। और किसके द्वारा यह इसके जो संपादक हैं वह आपके अखिलेश हो जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? क्वेश्चन नंबर आपका 5 आता है, आपको बताना है कि 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए स्यार। यह पंक्ति आपको बतानी है। यह पंक्ति किसकी हो जाती है? कि 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए स्यार। तो यह पंक्ति किसकी हो जाती है? तो इसका सही आंसर आपको यहाँ पे बताना है। यह विद्यापति की है, चंद्रवरदाई की है, नरपति नाथा की है, या फिर जगनिक की है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपको राइट आंसर बताना है कि 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए स्यार। तो यह पंक्ति आपकी जगनिक की हो जाती है। किसकी हो जाती है? जगनिक की हो जाती है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। यह आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाता है। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। चंद्रवरदाई की मैं यहाँ पे बात करूँ, किसकी बात करूँ? मैं यहाँ पे चंद्रवरदाई की बात करूं तो यह किसकी है? यह आपकी पृथ्वीराज रासो की है। किसकी है? पृथ्वीराज रासो की है। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो आपकी चंद्रवरदाई है यह किसकी रचना हो जाती है, यानी किसकी है? तो यह आपकी यहाँ पे पृथ्वीराज रासो की हो जाती है। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक, विद्यापति की मैं यहाँ पे बात करूँ, विद्यापति की मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपकी क्या हो जाती है? कीर्ति कला हो जाती है। क्या हो जाती है? कीर्ति कला हो जाती है। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। विद्यापति की क्या हो जाती है?
कीर्ति कला हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, किसकी बात करें, यहाँ पे हम बात करते हैं नरपति नालह की। तो इसके मैं यहाँ पे नाटक की बात करूँ, सॉरी इसके ग्रंथ की मैं यहाँ पे बात करूँ, तो वह आपका होता है बीसल देव, बीसल देव यहाँ पे यह हो जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, बीसल देव आपका नरपति नालह का एक क्या है, यह आपका यहाँ पे ग्रंथ हो जाता है। जगने की हमने बात की तो यह इनकी पंक्ति हो जाती है। विद्यापति की कीर्तिकला, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, नरपति नालह बीसल देव, यह इनका ग्रंथ हो जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। निम्नलिखित में से जो आपका हिंदी भाषा का प्रयोग कौन सा ऐसा देश है वहाँ पे लिखने में और बोलने में किया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया है आपका, दक्षिण अमेरिका है, पाकिस्तान है या फिर मॉरिशस है। तो लिखने और बोलने में हिंदी भाषा का प्रयोग हो रहा है वह आपका मॉरिशस देश हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। जो आपका हिंदी भाषा है यहाँ पे हम हिंदी को बोलते भी हैं, लिखते भी हैं, यह बात आपकी यहाँ पे यह ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। एक आपका मॉरिशस जैसा देश है जहाँ पे हिंदी भाषा बोली जाती है और लिखी भी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसका आंसर बताना है कि सूरसागर किस भाषा की रचना है। सूरसागर किस भाषा की रचना है, यानी इसकी रचना किस भाषा में की गई है, तो अवधी भाषा में, बुंदेली भाषा में, ब्रज भाषा में या फिर छत्तीसगढ़ी में। जो आपका सूरसागर है इसकी रचना किस भाषा में की गई है, तो इसका सही आंसर होता है यह आपकी ब्रज भाषा में की गई है। कौन सी भाषा में, ब्रज भाषा में की गई है। और इसकी मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसकी जो रचना है किसने की है, तो इसकी रचना आपकी सूरदास ने की है। किसने की है, सूरदास ने की है। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, सूरदास ने की है। और किस भाषा में की है, तो यह आपकी ब्रज भाषा में की है। ठीक, ब्रज भाषा में यह रचना की गई है, यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 आता है। यहाँ पे बताना है आपको, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है। वीरों का कैसा हो बसंत यह कविता किसने लिखी है, तो यह आपकी सुमित्रा कुमारी चौहान ने लिखी है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है, या माखनलाल चतुर्वेदी ने, या ऑप्शन 4 आता है आपका रामधारी सिंह दिनकर ने। तो जो आपकी यहाँ पे वीरों का कैसा हो बसंत यह कविता आपकी किसने लिखी है, तो यह कविता आपकी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होता है इसका। सॉरी, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होता है, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान ने यहाँ पे वीरों का कैसा हो बसंत इसकी जो यह कविता है यह लिखी है। और यह किसके ऊपर लिखी गई है, तो रानी लक्ष्मी, झांसी की रानी है उसके बारे में। ठीक है, रानी कौन सी, झांसी की रानी। ठीक, झांसी की रानी, उनके ऊपर यह आपकी कविता लिखी गई है, यह बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है। व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाने वाली वह भाषा आपको बतानी है, तो यह आपकी साहित्यिक भाषा होती है, या फिर आपकी प्रांजल भाषा होती है, व्याकरणिक भाषा होती है, या फिर आपकी मानक भाषा होती है। तो आपको बताना है कि कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है, तो वह आपकी यहाँ पे शुद्ध भाषा आपकी मानक भाषा है वह कहलाती है। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो शुद्ध भाषा होती है वह आपकी मानक भाषा होती है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, शुद्ध भाषा को हम परिष्कृत शुद्ध व्याकरण की जो भाषा है इसको हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलह खंड
के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा रासु है वह आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है, वह बताना है। तो पृथ्वीराज रासु है, खुमांड रासो है, परमाल रासो है या बीसल देव रासो है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आपको यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासो आपका आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर होता है आपका यहाँ पे परमाल रासो। कौन सा होता है? परमाल रासो होता है, वह आलाखंड के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। यह बात आपको ध्यान रखना है। और इसकी मैं यहाँ पे बात करूं, इसके जो रचयिता हैं कौन हो जाते हैं, इसके रचयिता कौन हो जाते हैं? तो यह आपके यहाँ पे जगनिक हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? जगनिक आपके यहाँ पे रचयिता हो जाते हैं। किसके? परमाल रासो के। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं बीसल देव रासो की। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बात करूँ, बीसल देव रासो की मैं यहाँ पे बात करूँ तो कौन हो जाते हैं? इसके यहाँ पे आपके नरपति नाला हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? नरपति नाला हो जाते हैं, नाला हो जाते हैं। और मैं यहाँ पे पृथ्वीराज रासो की यहाँ पे बात करूँ तो इसके हो जाते हैं चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो की मैं यहाँ पे बात करूँ तो पृथ्वीराज रासो की मैं यहाँ पे बात करूँ तो चंद्रबरदाई हो जाते हैं। ठीक, चंद्रबरदाई यहाँ पे हो गए आपके। और खुमांड रासो की मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसके जो रचयिता हैं वह कौन हो जाते हैं? खुमांड रासो के। तो दलपति हो जाते हैं, दलपति हो जाते हैं। आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से हम सभी जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं इनका एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और साथ ही साथ नोट डाउन इनको करते हुए चलना। क्वेश्चन नंबर 11 से 15 के बीच में आपका यहाँ पे आपको गद्यांश दे रखा है और इसको आपको पढ़कर यहाँ पे सही उत्तर छांटना है। तो आपको यहीं से आपका आंसर मिल जाएगा। आपको 11 से 15 क्वेश्चन के बीच में तो आपको यहाँ पे छांटना है। यह आपका पूरा गद्यांश है। आपको गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और आपको अपने आंसर को यहाँ पे टिक करना है। ठीक, अब आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है कि घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाता है? तो मैं यहाँ पे प्रत्यय की बात करूँ, किसकी बात करूँ? प्रत्यय की बात करूँ तो यह आपका शब्द के अंत में लगता है। प्रत्यय होता है वह शब्द के अंत में लगता है। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। शब्द के अंत में लगता है वह आपका प्रत्यय कहलाता है। और उपसर्ग की बात करूँ मैं, उपसर्ग की बात करूँ तो शब्द के कहाँ लगता है? पहले लगता है। शब्द के अंत में लगेगा वह आपका प्रत्यय कहलाएगा, शब्द के अंत में लगेगा वह आपका उपसर्ग कहलाएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो आपका घुमक्कड़ शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो यह प्रत्यय आपका शब्द के अंत में लगेगा। तो यहाँ पे अक्कड़ है, ड है, अड़ है या फिर कड़ है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1 कि घुमक्कड़ में आपका अक्कड़ प्रत्यय होगा। क्या होगा? घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय होगा। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक, इसके मूल शब्द की बात करूँ घुमक्कड़ की तो इसका मूल शब्द होता है घूमना। क्या होता है? घूमना होता है। इसका जो आपका कैसा शब्द है यह आपका मूल शब्द हो जाता है, मूल शब्द हो जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 आता है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो आपको वहाँ पे जो आपका गद्यांश है यहाँ पे आपको यहाँ पे छांटना है कि जो महावीर स्वामी हैं इनका जो जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था। तो यह बात आपको यहाँ पे बतानी है। तो आपको यहाँ पे दे रखा होगा, आप यहाँ पे देखिए, जो महावीर स्वामी हैं इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म वैशाली में हुआ था। तो यहाँ पे आपको दे रखा होगा कहीं पे, ध्यान से देखिएगा आप। यहाँ पे दे रखा है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? वैशाली में इनका जन्म हुआ था और पावा में इन्होंने अपने शरीर का
त्याग कर दिया था। ठीक, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था और पावा में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। तो यहाँ पे बात की गई थी महावीर स्वामी के जन्म की, तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे क्या किया था, इन्होंने शरीर त्याग कर दिया था। ठीक, और यहाँ पे क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 आता है, स्वच्छंद में आपको संधि बतानी है। कौन सी संधि यहाँ पे हो जाती है, तो विसर्ग संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है या फिर व्यंजन संधि है। तो स्वच्छंद में आपकी यहाँ पे कौन सी संधि होती है, तो इसमें आपकी व्यंजन संधि हो जाती है। व्यंजन संधि हो जाती है स्वच्छंद में, यह आपको ध्यान रखना है। इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, स्वधन आपका यहाँ पे छंद हो जाएगा, यह आपका संधि विच्छेद होता है। क्वेश्चन नंबर 14 आता है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया था तो तब उनकी अवस्था कितनी थी। जब महात्मा बुद्ध ने वहाँ पे बुद्धत्व प्राप्त किया था, उनकी अवस्था कितनी थी, 12 वर्ष थी, 35 वर्ष थी, 45 थी या फिर 80 थी। तो इन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया था। तो चलिए गद्यांश पर चलते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि भगवान का नहीं था, यानी भगवान 35 की आयु में इन्होंने बुद्धत्व प्राप्त कर लिया था। यानी 35 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या कर लिया था, बुद्धत्व प्राप्त कर लिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है कि बुद्धत्व इन्होंने 35 वर्ष की अवस्था में प्राप्त कर लिया था। क्वेश्चन नंबर आपका 15 आता है, जो आपका श्रुत धर्म है इसका अर्थ क्या होता है, तो जैन धर्म होता है, बौद्ध धर्म होता है, मुस्लिम धर्म होता है या फिर वैदिक धर्म होता है। जो आपका श्रुत धर्म होता है इसका सही आंसर होता है आपका यहाँ पे, यह आपका वैदिक धर्म हो जाता है। कैसा धर्म होता है, यह आपका वैदिक धर्म होता है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, आपको इसका आंसर बताना है कि निमिष शब्द का पर्याय है। निमिष शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। तो प्रकाश होता है, छिद्र होता है, पूर्ण होता है या फिर क्षण होता है। तो निमिष शब्द का जो पर्यायवाची होता है वह आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, तो इसका सही आंसर है यह आपका क्षण हो जाता है। क्षण हो जाता है निमिष शब्द का पर्यायवाची, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, आपको इसका आंसर बताना है। यहाँ पे हम बात करते हैं, मुझसे उठा नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। वाच्य की मैं यहाँ पे बात करूँ तो वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं। आपका कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होते हैं, 3 प्रकार होते हैं इनके। तो मुझसे उठा नहीं गया, तो उठा नहीं गया जहाँ पे आपको नहीं दिख जाए यह आपकी ट्रिक हो जाती है। जहाँ पे आपको नहीं दिख जाए वहाँ पे आपका क्या होगा, वहाँ पे आपका भाववाच्य होगा, वहाँ पे आपका भाववाच्य होगा। यह बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, तो यह नहीं शब्द है, यह आपका भाववाच्य के अंतर्गत आता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। और वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आता है आपका कि जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द हो जाता है। जिसकी कोई पूर्व से पहले से आशा न की गई हो, यह शब्द आपको बताना है। प्रत्याशा होता है, अप्रत्याशित होता है, अपरिमेय होता है या फिर अनाहूत होता है। तो इसका सही आंसर होता है आपका क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होता है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 अप्रत्याशित है। यह शब्द कहलाता है जिसकी हम आशा नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 19 आता है, गोधूम शब्द का तद्भव आपको बताना है क्या है। तो गेहूं होता है, गाय होता है, गोबर होता है या गोधन होता है। तो गोधूम शब्द है, इसका तद्भव आपका गेहूं हो जाता है। क्या हो जाता है, गेहूं हो जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। जो गोधूम होता है इसका मतलब होता है यह आपका गेहूं होता है। और गोधूम की मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसका जो तत्सम होता है वह आपका यहाँ पे गोबर का यह तत्सम होता है। ठीक है, गोबर का यह तत्सम होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। और जिसको हम क्या बोलते हैं,
गोधन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 आता है कि निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो निधन कपट है, निस्धन कपट है, निधन कपट है या निस्धन कपट है, तो आपको बताना है निष्कपट का संधि विच्छेद। निष्कपट का संधि विच्छेद होता है आपका निधन कपट। ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। और इसके मैं संधि की यहाँ पे बात करूँ तो आपकी यहाँ पे संधि कौन सी हो जाती है, तो यहाँ पे आपकी विसर्ग संधि हो जाती है। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि हो जाती है। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। निधन कपट इसका संधि विच्छेद हो जाता है और इसमें विसर्ग संधि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 आता है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। कौन से शब्द की वर्तनी सही है, यह बात आपको बतानी है। तो अनुग्रहित होती है, अनुग्रहित होती है या अनग्रहित होती है या अनुग्रहित होती है। तो जो आपका यहाँ पे वर्तनी दे रखी है तो इसमें आपको यहाँ पे सही वर्तनी बतानी है। तो अनुग्रहित को हम किस तरीके से लिखते हैं, तो इसकी सही वर्तनी हो जाती है आपकी ऑप्शन नंबर 2 अनुग्रहित। क्या हो जाती है, अनुग्रहित आपका इस तरीके से लिखा जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। यह आपका सही वर्तनी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 आता है, आपको बताना है अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या हो जाता है, सापेक्ष होता है, उपेक्षा होता है, निरपेक्ष होता है या फिर अपेक्षित होता है। तो अपेक्षा का विशेषण रूप क्या हो जाता है, यह बात आपको यहाँ पे बतानी है। तो अपेक्षा का विशेषण रूप आपका अपेक्षित हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अपेक्षा का विशेषण क्या हो जाता है, अपेक्षित होता है। यह आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ कि जो आपकी अपेक्षा है इसमें आपकी कौन सी संज्ञा है, तो यहाँ पे आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाती है। कौन सी संज्ञा होती है, यहाँ पे आपकी भाववाचक संज्ञा होती है। और यह आपका कैसा शब्द है, तो यह आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, आपको बताना है यहाँ पे कि स ध्वनि का उच्चारण स्थान है। श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, यह बात आपको बतानी है। दंत होता है, मूर्धा होती है, तालु होता है या दंतालु होता है। तो जो स ध्वनि है, यह वाली जो श ध्वनि है, इसको हम किससे बोलते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका तालु हो जाता है। क्या हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होता है आपका तालु। और तालु की मैं यहाँ पे बात करूँ तो तालु के अंतर्गत आपके कौन कौन से यहाँ पे वर्ण आते हैं, इसकी मैं बात करूँ तो तालु के अंतर्गत आपका यहाँ पे च वर्ग आता है। क्या आता है, च वर्ग आता है। और च वर्ग के अंतर्गत आपके च, छ, ज, झ और अञ आते हैं। यह आपके किसके अंतर्गत आते हैं, तो यह आपके च वर्ग के अंतर्गत आते हैं। च वर्ग आपका तालु के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे मैं स्वरों की बात करूँ तो यहाँ पे ई और बड़ी वाली ई भी आ जाती है। यह आपके क्या कहलाते हैं, इनका जो उच्चारण स्थान है वह तालु हो जाता है। ठीक, दंत की मैं यहाँ पे बात करूँ तो इनका जो उच्चारण स्थान होता है, दंत का जो उच्चारण स्थान होता है क्या होता है, यह आपका यहाँ पे ट वर्ग आ जाता है, जिसमें आपके 5 वर्ण होते हैं ट, ठ, ड, ढ, ण। यह आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, अत्यंत शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है। अत्यंत शब्द में आपको उपसर्ग बताना है। कौन सा उपसर्ग हो जाता है, अत होता है, अ होता है, अत्य होता है या फिर अत्य होता है। तो यहाँ पे आपको उपसर्ग बताना है। उपसर्ग का मतलब होता है शब्द के आगे लगना। शब्द के आगे लगते हैं वह आपके उपसर्ग कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अत्यंत की। तो इसमें आपका उपसर्ग की मैं यहाँ पे बात करूँ तो अति हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अत्यंत शब्द में आपका अति उपसर्ग होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 25 आता है कि उपत्याका का अर्थ है। उपत्याका का अर्थ बताना है। क्या होता है उपत्याका, तो सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है वह आपकी उपत्याका कहलाती है। या फिर प्राणियों के पेट का एक अंग होता है
या फिर पर्वत का जो शिखर होता है वह होता है, या पर्वत के पास की जो भूमि होती है उसको हम उपत्यका कहते हैं। तो इसका सही आंसर होता है उपत्यका का मतलब होता है जो आपके पर्वत के पास की भूमि होती है, इसको हम उपत्यका कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। जो आपकी उपत्यका होती है यह पर्वत के पास की भूमि होती है। और मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी, कि जो पर्वत के पीछे से सूर्य निकलता है, यानी सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं, इसको हम उदयाचल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम उदयाचल कहते हैं। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। पर्वत के पास की भूमि को हम उपत्यका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 आता है, ड का उच्चारण स्थान बताना है। कौन सा ड का उच्चारण स्थान हो जाता है, तो नासिक है, कंठोष्ठ है, या फिर मूर्धन्य है, या फिर कंठ तालव्य है। तो ड है इसका उच्चारण स्थान की मैं यहाँ पे बात करूँ तो ड का उच्चारण स्थान आपका यहाँ पे नासिक्य हो जाता है। नासिक्य का मतलब होता है जिनको बोलने में हम नाक के स्वर हम जिन चीज़ों को बोलते हैं वह आपके नासिक्य वर्ण कहलाते हैं। जैसे अञ्ञगणम है, इनको हम नाक से बोलते हैं। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 27 आता है, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। यहाँ पे आपको विशेषण बताना है 4 गज मलमल में, तो कौन सा विशेषण होता है आपका, संख्यावाचक होता है, गुणवाचक होता है, परमाणु बोधक होता है, या सार्वनामिक विशेषण होता है। तो जो आपका 4 गज मलमल यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे पूछ रहा है 4 गज। यहाँ पे परमाण की बात की जा रही है, परमाण की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर है 4 गज मलमल की बात की गई है, तो इसमें आपका परमाणु बोधक होगा। और मैं यहाँ पे आपके इनकी बात करूँ, जो आपके परमाणु बोधक होते हैं यह आपका एक निश्चित होता है और दूसरा आपका अनिश्चित होता है। और मैं यहाँ पे विशेषण की यहाँ पे बात करूँ, किसकी बात करूँ, यहाँ पे मैं विशेषण की बात करूँ तो यह आपके कितने प्रकार के होते हैं, यह आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, पहला आता है आपका, यहाँ पे आपको यह इनके चारों प्रकार यहाँ पे दे रखे हैं। तो संख्यावाचक, गुणवाचक, परमाणु बोधक और सार्वनामिक, यही इनके 4 प्रकार हो जाते हैं विशेषण के। तो यह बात ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर आपका 28 आता है कि शीश का तत्सम रूप है। शीश का तत्सम रूप आपको यहाँ पे बताना है। तो शीशा होता है, शीर्ष होता है, सिरा होता है, या फिर शीर्षक होता है। तो शीश का तत्सम रूप क्या हो जाता है, तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2 शीर्ष हो जाता है। और शीश का जो तत्सम रूप होता है वह आपका शीर्ष हो जाता है। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर आपका 29 आता है, चौराहा शब्द में समास है। चौराहा शब्द में समास कौन सा हो जाता है, कर्मधारय होता है, द्वंद्व समास होता है, द्विग समास होता है, या फिर अव्ययी भाव समास होता है। जो आपका चौराहा शब्द है इसमें कौन सा समास होता है, तो इसमें आपका यहाँ पे द्विगु समास हो जाता है। क्या हो जाता है, चौराहा शब्द में आपका द्विगु समास हो जाता है। द्विगु समास की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यह आपका संख्यावाची होता है। द्विगु समास होता है, यह आपका संख्यावाची होता है। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अव्ययी भाव की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो आपका पूर्व पद की बात करूँ यह क्या होता है, प्रधान होता है। यानी पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। और दूसरी बात करूँ तो यह आपका उपसर्ग होता है, आपको ध्यान रखना है। कर्मधारय की बात करूँ तो है जो के समान आपके यहाँ पे होते हैं वह आपके कर्मधारय कहलाते हैं। और द्वंद्व की बात करूँ तो यहाँ पे दोनों पद क्या होते हैं, यहाँ पे दोनों पद आपके क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो माता और पिता, ठीक, दिन और रात, यह चीज़ें आपकी द्वंद्व समास के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पे हमने समझा कि जो चौराहा शब्द है इसमें आपका द्विग समास होता है, जो आपका कैसा होता है, संख्यावाची होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 30 आता है, आपको बताना है, लास्ट क्वेश्चन है आपका कि आँख की किरकिरी होना। आँख की किरकिरी होना, इसमें आपको बताना है कि कौन सा आपका हो जाता है, मुहावरा है। तो अप्रिय लगना होता है,
धोखा देना होता है, कष्टदायक होना है, या फिर आपका बहुत प्रिय होना है। तो आँख की किरकिरी का मतलब हो जाता है, आँख की किरकिरी का मतलब हो जाता है आपका यहाँ पे अप्रिय लगना। क्या लगना? अप्रिय लगना। इसको हम बोलते हैं आँख की किरकिरी होना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हो जाता है। और आँख का तारा होना, यह आपका बहुत प्रिय होना हो जाता है। यह आपका क्या हो जाता है? आँख का तारा होना। आँख का तारा होना इसका मतलब होता है बहुत प्रिय होना, और आँख की किरकिरी होना इसका मतलब होता है अप्रिय लगना। यहाँ तक बात क्लियर? ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। इन सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप लगाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। ठीक, आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको आपकी हर एक कमेंट का आंसर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।